नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूँ सोनाली शर्मा। दर्शकों, संजीवनी कार्यक्रम में हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, बात करते हैं हम आपके जीवन को बेहतर बनाने की। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार वृद्धावस्था में योग के द्वारा हम स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं दर्शकों की जो उम्र होती है वो केवल एक संख्या मात्र होती है, लेकिन वृद्धावस्था में हमें कई तरह की बीमारियों से, थकान से और निर्भरता से भी दो चार होना पड़ता है। लेकिन अगर हमारी जीवन शैली संतुलित होती है, हमारा आहार अच्छा होता है और अगर हम योग का साथ अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने शरीर को आने वाले समय के लिए और अधिक ऊर्जावान बना सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान स्टूडियो में उपस्थित हैं, जो हमें योग और वृद्धावस्था में किस प्रकार योग हमारे लिए सहायता कर सकता है, इस पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ स्वास्थ्यविद एवं योग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्य मानव दयाल जी हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम में मुझे प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया और मैं सभी दर्शकों का भी अभिनंदन करता हूं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं जहां तक समझता हूं कि हर उम्र के दर्शक इसको देख रहे हैं, क्योंकि जो वृद्ध हैं उनको तो ज़रूरत है ही, मगर जो वृद्ध नहीं हैं उनको भी अभी से इस चीज़ की ज़रूरत होगी जिससे कि वो वृद्धावस्था को आराम से गुजार सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ दो योगाचार्य भी जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ नीतू तलवार जी हैं और साथ ही साथ टीना चौधरी जी हैं, जो इस कार्यक्रम के दौरान हमें तमाम योगाभ्यास करके दिखाएंगी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आज का हमारा विषय जो है वो है वृद्धावस्था और किस प्रकार योग उसमें सहायता करता है। तो जब हम वृद्धावस्था की बात करते हैं तो किस तरह, जब हम 60 पार करते हैं, एक स्टैंडर्ड जो हमारा 60 होता है, 60 साल कहते हैं उम्र एक केवल संख्या है, लेकिन जब वृद्धावस्था की शुरुआत होने लगती है तो कई तरह के ऐसे संकेत हमारा शरीर देने लगता है। तो क्या वो संकेत होते हैं जिन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? सही बताया आपने मैडम। हमारे यहाँ जो आयुर्वेद में एक आचार्य शारंगधर हुए हैं और उनकी शारंगधर संहिता ग्रंथ है और उसमें बहुत अच्छा वर्णन किया गया है कि हर 10 साल में जो है आपके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ चीज़ जो है आपके शरीर में चल रही होती हैं उसमें रुकावट आती है, उसमें कुछ हानि होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि शुरू के 10 साल में जो है आपकी जो बाल्यावस्था होती है, जो बालपन होता है, उसका हानि होती है उसमें। अगले जो 10 साल होते हैं, मतलब 10 से 20 साल, उसमें आपकी ग्रोथ जो चल रही होती है, आप बढ़ रहे होते हैं, तो उस वृद्धि में हानि होती है। वो वृद्धि जो है धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। अगला जो अगर हम 10 साल बात करें आपकी 20 से 30 साल, तो उसमें आपका जो छवि है, जो आपका जो लुकिंग है, उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू होता है। कई लोगों को फील होना शुरू हो जाता है कि हम जो है अब थोड़ा सा उतने अच्छे लुक के नहीं दिख रहे हैं, तो वहाँ पे परिवर्तन आता है। अगली बार अगर हम करें 30 से 40 साल, तो उसमें जो मेधा है, मेधा मतलब जो हमने चीज़ याद करके ध्यान अपने दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, उसको धारण करना है, तो उस चीज़ में कमी आनी शुरू हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी मेमोरी चली जाएगी, मगर जो आप मेमोराइज़ कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा फेस होनी शुरू होती है। और अगर हम उसके बात करें आपका 40 से 50 साल, तो त्वचा के अंदर जो है परिवर्तन आने शुरू होते हैं। लोगों को लगने लगता है कि उनकी त्वचा जो हार्ड हो रही है, उतनी सुकुमार नहीं है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और अगर 50 से 60 साल की बात करें तो जो दृष्टि है, जो आँखें हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है। अब जैसे आज के समय आप देखोगे कि कई लोगों को, वैसे हम जो माना गया 50 से 60 साल माना गया है, मगर आज के समय आप देखोगे 40 साल, 30 साल और कई बार तो बच्चों को चश्मा लगा होता है। तो ये भी एक विचारणीय विषय है। और अगर हम 60 से 70 साल की बात करें तो उसमें जो आपकी पौरुषता होती है, शुक्र होता है, जो आपकी जो अंदर एक माना जाता है कि एक आपकी जो मस्कुलाइन कैरेक्टर है, फेमिनाइन कैरेक्टर है, उसमें चेंजेस आता है। तो आप देखते हैं कई बार उस चीज़ में चेंजेस 50 साल के बाद भी आते हैं और 60 से 70 उसको माना गया है। 70 साल के बाद अगर हम बात करें तो आपका जो है जो आपके अंदर जो क्या कहते हैं उसको, विक्रम, जो आपके जो अंदर पोटेंशियल होता है किसी चीज़ को करने का, एक बड़ा जज्बा होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद अगले 10 साल में जो है आपकी जो बुद्धि है, मतलब चीज़ें फिर याद भी रहने बंद हो जाती हैं। उसके बाद जो भी आपकी जो
जो कर्मेंद्रियाँ हैं, मतलब जो आपके मोटर जो सेंसेस हैं, उसमें कमी आनी शुरू होती है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए ही सामान्य बदलाव आते हैं उम्र के साथ साथ? लगभग सामान्य आते हैं, कुछ अंतर होता है, क्योंकि थोड़ा सा जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं आज के समय अगर बात करें तो वो अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से है। मगर एक चीज़ और मैं मानूंगा, जो लाइफस्टाइल है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो चीज़ हमने अभी आपको बताई उतने समय में नॉर्मली माना जाता है कि आती है, मगर जो आजकल के लाइफस्टाइल में आप देखोगे, जो कम समय में लोगों को हार्ट अटैक होने शुरू हो गए हैं, 20-25 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये चीज़ पहले आ जा रही है, और योग क्रिया के द्वारा इस चीज़ को हम डिले कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल, तो मैं योग यही क्रिया के जानना द्वारा चाहती थी कि योग किस तरह से मददगार होता है जब हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं, तो वहाँ योग का क्या महत्व होता है? योग का ये महत्व है कि जो आपने अभी बताया कि एज केवल नंबर है, वो नंबर ही रह जाता है। मतलब आपकी जो है एज बढ़ती है, मगर आपकी जो एजिंग प्रोसेस है वो कम हो जाती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को क्या वो सूक्ष्म व्यायाम है या योग हैं जो आप बताना चाहेंगे, ताकि जो नहीं करते हैं, जो लोग अभी वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं लेकिन योग नहीं करते हैं, किस तरह से उनको अपने शरीर को तैयार करना चाहिए ताकि ज़्यादा शुरुआत में दिक्कत भी ना आए और योग की शुरुआत भी हो जाए जीवन में? पहले तो मैं ये कहूँगा कि इसमें ये नहीं मानना चाहिए कि हम जो है हमारी उम्र इतनी हो गई है, अब हम करके क्या करेंगे। आप जिस दिन शुरू करेंगे वो दिन अच्छा है, उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लेट हो गया है, और जब से आप करेंगे तब से वो प्रभावी होना शुरू हो जाएगा। तो सूक्ष्म व्यायाम बेसिकली क्या है कि ओल्ड एज में जो है जो कैपेबिलिटी होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी की, मगर अधिकतर लोगों की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, तो उस हिसाब से वो प्रॉपर आसन नहीं कर सकते। तो पहले थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम बताए जाते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा हल्की सी मोटिलिटी करना शुरू करें, कुछ कुछ उनके अंदर जो है मसल्स में जो है टोनिसिटी पावर आए या उनकी एक्टिविटी लेवल बढ़े। उसके बाद वो धीरे धीरे और चीज़ें भी कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जो गर्दन से संबंधित सूक्ष्म व्यायाम है, वो आपको हम बताना चाहेंगे। तो उसमें जो आपका गर्दन है, उसके सूक्ष्म व्यायाम के लिए चेहरे को सांस छोड़ते हुए आगे की ओर ले जाना होता है, और उसके बाद सांस लेते हुए पीछे की ओर ले जाना होता है। इसमें मैं एक चीज़ ये कहूँगा, जो सूक्ष्म व्यायाम किए जाते हैं वो आप दिन में 3 बार या 4 बार कर सकते हैं, और हर बार में जो है 4-5 बार आपको करना है। तो जैसा आपकी सुविधा हो उस हिसाब से आपको करना है। और गर्दन को आप जो है दाएं बाएं भी घुमा सकते हैं, इसमें साइड वाइज जो है रोटेशन होता है। और अगर आप उसको रोटेट करना चाहें तो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी उसको रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है गर्दन जो होता है उसके मूवमेंट्स होते हैं। मगर इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि जो सर्वाइकल के जो पेशेंट्स हैं वो गर्दन को आगे ना ले जाएं, उनके लिए प्रॉब्लम होगी। सर्वाइकल के लिए कुछ अलग है प्रोसीजर, उसमें आपको जो है गर्दन के पीछे दोनों हाथ रख के थोड़ा हाथ से भी जोर देना है, थोड़ा गर्दन से भी जोर देना है, ज़्यादा जोर नहीं देना है, जितना ईजिली पॉसिबल हो उतना जोर दे के उसको करना है। तो सर्वाइकल में इससे काफ़ी आराम मिलता है, ये भी सूक्ष्म व्यायाम में आता है। इसके बाद जो है आप थोड़ा अपने कंधे जो है, कंधों के सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। जो कंधे हैं उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है उसको आप घुमा सकते हैं, और इस तरह से कंधों के मूवमेंट जो है उसमें जकड़ाहट है वो भी दूर होती है। साथ ही साथ आप अपने जो हाथ हैं, हाथ के जो उंगलियां हैं, वो हाथ अपने कंधे पे रख के उसको जो है आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। तो इससे आपके कंधे खुलते हैं, कंधे की जकड़ाहट दूर होती है। अब कंधे के बाद जो है मैं ज़रा अपर लिम्स की बात करूँगा, तो उसमें हम सबसे पहले हैंड से शुरू करते हैं। हैंड्स की जो उंगलियां हैं उसको जो है आप मोड़ सकते हैं, मोड़ के जो है उसको आप उसकी जो मोटिलिटी बढ़ा सकते हैं, उसकी जकड़ाहट भी उससे कम होगी। मुठ्ठियाँ बंद करके उसको आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। और इसी के साथ जो है आप जो आपके जो कोहनियाँ हैं उसको भी जो है आप स्टिफनेस उसकी दूर करने के लिए, और थोड़ा हाथों को स्टिफनेस दूर करने के लिए हाथों को आप सपोर्ट दे के भी घुमा सकते हैं, और कोहनियों को अंदर बाहर भी आप घुमा सकते हैं। इसी के साथ जो है थोड़ा सा आप अपने हाथ को बाहर ले जाते हुए अंदर की तरफ लाते हैं, बाहर ले जाते हुए अंदर की तरफ लाते हैं, और इस तरह से जो है आप हैंड्स के मूवमेंट करते हैं। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जो हमारे यहाँ माना गया कि हमारे शरीर में कई मर्म स्थान होते हैं जहाँ पे थोड़ा भी प्रभाव डालने पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है।
तो उसमें अगर आप देखें बहुत पुराना तरीका है ये क्लैपिंग का। क्लैपिंग जो होती है उसमें क्लैपिंग करने से हाथ में कई सारे जो है पॉइंट्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी से संबंधित होते हैं। तो एक बार आप क्लैपिंग करके भी दिखाइए किस तरह से करनी होती है। इसमें ये ध्यान रखना होता है कि पूरे जो सरफेस है उस पर बराबर आपका प्रभाव पड़ना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है। और इसी के साथ जो है हम जो कमर है, जो आपका जो बॉडी है, उसका साइडवेज रोटेशन भी करते हैं उसमें। तो इससे जो है रोटेशन भी होता है, आपकी जो स्पाइंस होती हैं वो मजबूत होती हैं। ख़ासतौर से स्पाइंस में जो ऑस्टियोसाइट्स बन जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा जो नसें निकलती हैं स्पाइन से वो दब जाती हैं। तो अगर आप रोटेशन रोज़ करते रहते हैं तो वो स्पाइंस घूमती रहती हैं, उसमें वो नसें जो है दबती नहीं हैं, तो वो ठीक रहता है। इसी के साथ जो है आप अपनी जो लोअर लिम्स हैं उसका भी आप जो है कर सकते हैं, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम, घुटनों का सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, उसको सीधा कर सकते हैं। जो लोग ज़मीन पे बैठ के नहीं कर सकते वो कुर्सी पे बैठ के इस चीज़ को ईज़िली परफॉर्म कर सकते हैं। पैरों के लिए जो है पैरों के अंगूठों को भी अंदर बाहर आप घुमा सकते हैं, और उसकी जो उंगलियां हैं, अंगूठे हैं, उसको आप घुमा सकते हैं। पैरों को आगे पीछे भी फ्लैप कर सकते हैं, और उसको जो है आप रोटेट भी कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह से आप अलग अलग जॉइंट्स के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो आगे बढ़ते हैं और हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर हमारे एक योगाचार्य बैठे हैं और कुर्सी पर, और एक ने मैट पर वो योगाभ्यास करें, तो कहीं ना कहीं वो इसीलिए है कि जो लोग नहीं योगाभ्यास मैट पर कर सकते हैं वो कुर्सी पर भी कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब अब बढ़ते हैं आगे। जॉइंट पेन आजकल एक बहुत कॉमन समस्या हो गई है। जिस तरह से जब जब उम्र बढ़ती है, कम उम्र के लोगों में भी देखने को मिल रही है, लेकिन वृद्धावस्था में एक बहुत गंभीर विषय बनता जा रहा है कि अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और चलने फिरने में पैरों में सूजन, दर्द होना। तो पहली बात तो ये होता क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह हम लोगों की सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, चाहे यंग हो चाहे ओल्ड एज के हों। यंग में भी आप ऑफिस आवर में रहते हैं, लगातार बैठे रहते हैं, आपको चलना फिरना नहीं होता है। फिजियोलॉजिकली अगर हम माने तो हमारे अंदर दो हार्ट होते हैं, एक हार्ट जो हमारा नॉर्मल हार्ट है, और एक काफ मसल जो होती है, जो पिंडलियाँ होती हैं, उसको भी हार्ट माना जाता है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वो खून को ऊपर भेजती हैं। तो अगर हम लोग सीडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो हमारी एक्टिविटी लेवल जो है वो कम होता है। जो हम लोग खाना भी खाते हैं फिर, तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग उस हिसाब से कैलोरी कंट्रोल करें या खाना कम खाएं, खाना भी प्रॉपर खाते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो वो भी हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल में और उसको बुरा करने का काम ही करता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे जो मेटाबॉलिक रेट है उसको कम करती हैं, हमारे जो सर्कुलेशन है उसमें रुकावट पैदा करती हैं। जब सर्कुलेशन रुकावट पैदा होती है तो जगह जगह हमारे शरीर में डिके होना शुरू हो जाता है, चीज़ें जो है नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। और उसी में जो है अगर हम बात करें तो हमारी जो खून की सप्लाई ना होने से, ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने से हमारी मसल्स जो हैं वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, हमारी बोन्स कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, उनमें कैल्शियम नहीं पहुंचता है। तो ये सब फाइनली धीरे धीरे एज के साथ साथ, समय के साथ साथ हमारे जॉइंट्स को प्रभावित करता है। वो एक समय प्रभावित करता था या नहीं भी करता था, मगर आज के लाइफस्टाइल में करता है। तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है योग के जरिए, किस तरह से अपने जोड़ों को मजबूती दी जा सकती है, ताकि जो वृद्धावस्था से जुड़े जितने भी दर्द हैं पैरों में, सूजन, दर्द, आर्थराइटिस, इनको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके? सबसे बड़ी बात तो अभी जैसे सूक्ष्म व्यायाम में बताया गया था, मोटिलिटी होनी ज़रूरी है। अगर आप वॉक नहीं करते हैं तो आपको वॉक करना चाहिए, आपको चलना फिरना चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज के साथ जो है एक बीमारी होती है पीवीडी, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़। उसमें जो है खून जो है वापस नहीं जा पाता, तो नसों के अंदर ही इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो आपको यंग एज से ही काफ़ी चलते फिरते रहना चाहिए। आपको थोड़ा दूर पे कोई सामान है, आप गाड़ी ना उठाएं, आप पैदल जाके सामान लें, तो इट विल बी बेटर। और आपको कुछ आहार विहार भी ऐसा लेना चाहिए, आपको खाना भी ऐसा खाना चाहिए कि आप ठंडा और बासी खाना ना खाएं, आप जो है ताज़ा खाना खाएं, हल्का गर्म खाना खाएं, हल्का खाना खाएं, ऐसा खाना खाएं जो आराम से पच जाए। और ख़ास तौर से जो कुछ चीज़ें खाने में होनी चाहिए, हल्दी आपके खाने में होनी चाहिए जो आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटीसेप्टिक भी होती है। आपके खाने में अजवाइन, जीरा होना चाहिए जो आपकी मोटिलिटी को बनाए रखता है। और ओल्ड एज के साथ आपके खाने में जो है रफेज भी होनी चाहिए, मतलब आप जो है सलाद भी खाएं जिससे कि आपकी जो मोटिलिटी बनी रहे। तो उससे क्या होता है कि जोड़ों को पोषण सही मिलता है,
जोड़ सही रहते हैं। कुछ एक्सरसाइज भी हैं जी। जो जोड़ों के लिए अच्छी होती हैं, और इसमें सबसे पहले जो एक्सरसाइज है, आप इसको ताड़ासन कहते हैं। ताड़ासन में क्या होता है कि पूरे शरीर में खिंचाव होता है। जो खड़े होकर नहीं कर सकते वो बैठ के कर सकते हैं उसको। तो पूरे शरीर में खिंचाव आता है इसमें, और रीढ़ की हड्डी पे मजबूती मिलती है, जोड़ों में खिंचाव आता है। उसी को आप जो है दाएं बाएं जो है थोड़ा सा तिरक भी कर सकते हैं, तो उससे जो है बैलेंसिंग का काम भी होता है और दोनों तरफ स्ट्रेच भी जो है सही पड़ता है। और ताड़ासन के बाद जो है आप नेक्स्ट जो है आप अपने हाथों से जो है एक तो साइडवेज मूवमेंट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आपकी जो स्पाइन है उसका साइडवेज रोटेशन होगा और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। आप देख रहे हैं एक तरफ मूवमेंट फिर दूसरी तरफ मूवमेंट, इस तरह से मूवमेंट किया जा सकता है। इससे जो है स्पाइन का सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सारा नर्वस सिस्टम वहीं से एक्टिवेट करता है पूरी अपने काम को। इसके साथ ही जो है आप थोड़ा सा अपने शरीर को जो है थोड़ा सा उसको आगे की ओर झुकाकर उसमें जो है मंडूकासन कर सकते हैं आप। अपने जो दोनों हाथ हैं उनको नाभि के दोनों तरफ रखना होता है और आगे की ओर झुकना होता है। आजकल की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सांस छोड़ते हुए आगे जाना है, और इसमें जो है जब झुक जाए तो सांस लेते रहना है, फिर सांस लेते हुए वापस आना है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के समय में, दैट इज़ डायबिटीज़। और डायबिटीज़ में बहुत अच्छा काम करता है ये जो मंडूकासन है, डायबिटीज़ के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। साथ ही साथ ये आपके डाइजेशन को बढ़ाता है, आपकी जो पाचकाग्नि है उसको प्रमोट करता है। इसी में जो है नेक्स्ट है दैट इज़ उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में क्या होता है कि हम टांगों को एक एक करके बारी बारी से उठाते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड वेसल्स में खून इकट्ठा हो जाता है, तो जब आप पैरों को ऊपर उठाते हैं तो ग्रेविटेशन से वो चीज़ वापस आती है। तो आप बारी बारी से अपनी टांगों को उठा सकते हैं। अगर पॉसिबल है तब दोनों टांगों को उठाएं, नहीं तो अपना उठाएं। जो सीधे नहीं उठा सकते वो दीवार का सहारा लेके इस चीज़ को कर सकते हैं, सपोर्ट से कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के सपोर्ट से देखिए कैसे किया जा रहा है, एक बार आपको दिखाएंगे। दीवार का सहारा लेके भी आप इस चीज़ को सपोर्ट से कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी आप टांगों को एक्टिवेट करने के लिए जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं उस तरह से आप हवा में साइकिल चला सकते हैं। उसको द्विचक्रिकासन भी कहा जाता है। उसका जो टेक्निकल टर्म है दैट इज़ द्विचक्रिकासन। मगर आपने देखा बच्चे भी जो है जब छोटे होते हैं तो लेट के पैरों को हवा में हिलाते हैं। तो ये एक नेचुरल एक्सरसाइज है और आपके टांगों को एक्सरसाइज देती है। और जो बिल्कुल इस तरह से आप टांगें नहीं उठा सकते तो उनके लिए बहुत सिंपल तरीका है, उनकी रीढ़ की जो हड्डी है उसकी भी एक्सरसाइज हो जाएगी। उसको मर्कटासन कहते हैं, टेक्निकली उसको मर्कटासन कहा जाता है। दोनों हाथों को फैला लेते हैं और घुटनों को मोड़ लेते हैं। अब घुटने एक तरफ मुड़े हुए घुटने एक तरफ झुकाएंगे और मुंह दूसरी तरफ झुकाएंगे, तो पूरी स्पाइन का मूवमेंट होता है इसमें। ऐसे रिवर्स करेंगे बारी बारी से। ये ध्यान रखना है कि जिधर घुटने जाएं उसके रिवर्स मुंह जाना चाहिए, तो पूरा स्पाइन का जो मूवमेंट है वो पॉसिबल होता है। ये खास तौर से उनके लिए भी अच्छा हो सकता है जो बिल्कुल अगर बेड पे हैं, ज़्यादा नहीं चल फिर सकते या अपने पैरों को नहीं उठा सकते, तो लेटे लेटे इस चीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल। डॉक्टर साहब, वेरिकोज वेन की आप यहाँ पर बात करें, क्यों ये समस्या आम होती जा रही है और इसका असर किस तरह से वृद्धावस्था में पूरे शरीर पर पड़ता है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं जो काफ वाली तरफ होती है, काफ़ी नसें वहाँ पर दिखती है उभरी हुई। तो क्या है ये समस्या और किस तरह से योग के जरिए इसका समाधान निकल सकता है? ये समस्या जो है वेरिकोस वेन का मतलब ही है कि वहाँ पे जो है वेन्स के अंदर, वेन का मतलब क्या होता है, देखिए बेसिकली आर्टरी क्या होती है, वो हार्ट से सीधे पंप लेती है। हार्ट पंप करता है तो आर्टरीज में होकर खून जाता है, वेन उस खून को वापस लौटाता है। तो वेन जो होता है उस पर कोई पीछे से प्रेशर नहीं है। जैसे आर्टरीज में पीछे से हार्ट एक प्रेशर डाल रहा है पंपिंग का, मगर वेन्स में कोई प्रेशर नहीं है। तो वेन्स जो होती हैं वहाँ पे एक खून जो है वो एक प्रेशर डिफरेंस के कारण ही आता है, उस पर कोई पंपिंग इफेक्ट नहीं होता है। तो बेसिकली अगर जैसे मैंने आपको बताया सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, लगातार पैर नीचे लटका के बैठने वाली बात है, तो उसमें क्या होता है कि खून जो है वो नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ग्रेविटी के कारण। अगर चल फिर रहे हैं, अगर कोई, हमने आपसे बताया कि लोगों को चलना चाहिए, थोड़ी थोड़ी दूर के लिए भी चलना चाहिए, जिससे कि उनकी काफ मसल एक्टिव रहे,
उसमें एक टोनिसिटी रहे। अगर काफ मसल एक्टिव नहीं होंगी तो क्या होगा, वो खून को वापस नहीं भेजेगी, खून को वापस नहीं भेजेगी तो खून नीचे इकट्ठा शुरू होना हो जाएगा, और साथ ही साथ जो है वो पैरों के अंदर जो है फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि पैर में सूजन हो जाती है। तो इसलिए जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं। और जैसे अभी आपको बताया जो आपका उत्तान पादासन है, तो उसमें क्या है कि वो ग्रेविटी के साथ ही जो है खून को वापस नीचे की ओर प्रमोट करता है आने के लिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप रेगुलर भी करते हैं तो इसमें आपका जो मसल्स की टोनिसिटी बनी रहेगी, और ये जो आपकी वेरिकोसिटी और वेन्स है वो नहीं होगी। बिल्कुल। कमर दर्द की बात कर लेते हैं। वृद्धावस्था में कमर दर्द भी एक बहुत बड़ी चुनौती होता है बुजुर्गों के लिए, तो ऐसे में कमर दर्द के लिए आप कुछ आसन बताएं। हाँ, कमर दर्द के लिए बहुत सिंपल है आसन। इसमें सबसे पहले जो है आप शलभासन कर सकते हैं। इसमें जांघों के नीचे हाथ लगाते हैं और एक एक टांग को बारी बारी से उठाते हैं, है ना। कोशिश ये करनी है कि एक एक टांग को ही उठाएं, क्योंकि उतना ही फिजिबल है। वैसे दोनों टांगों को भी उठाया जाता है, मगर अगर पॉसिबल है, अगर पॉसिबल नहीं तो एक एक टांग को उठा के भी आप कमर को स्ट्रेस दे सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो भी काम करते हैं आगे झुक के करते हैं, तो हम लोग की कमर अधिकतर समय आगे झुकी रहती है, तो कमर को थोड़ा पीछे की ओर भी स्ट्रेच करना है, तो वो भी ज़रूरी है। साथ ही साथ जो है इसमें हम जो है सरल जो है भुजंगासन कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है शरीर को उठाना है, तो इसमें आप देखेंगे जो कमर है उसको पीछे की ओर एक स्ट्रेच मिल रहा है, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लैकुना हमारे शरीर में रहता है। तो अगर हम आसन के द्वारा इस चीज़ को करते हैं तो दिन में 3-4 बार और एक बार में 2-3 बार तो करना ही चाहिए इस चीज़ को। उसके साथ ही जो है एक आसन होता है मकरासन। मकरासन भी ऑलमोस्ट आपका सरल भुजंगासन जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा, मगर हल्का सा इसमें आपको मतलब स्ट्रेचिंग रहती है, आपके स्पाइन को मजबूती मिलती है, आपकी जो बॉडी है उसको मजबूती मिलेगी, मगर साथ ही साथ थोड़ा सा सरल भुजंगासन से हल्का सा ईजी है। इसमें आपको मुंह पे सपोर्ट मिल जाता है। और साथ ही साथ जो है इसमें जो है आप जब रिलैक्स होना चाहें तो एक बालासन भी आप है वो कर सकते हैं। जैसे बच्चे जो है लेटते हैं तो उस तरह से आप कमर को रिलैक्स दे सकते हैं उल्टा लेट के। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो आपने बहुत अच्छे आप ये आसन हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन अब बात प्रिवेंशन की कर लेते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था जब हम सोचते हैं या इसके बारे में बात करते हैं तो हमेशा कई सारी समस्याएं या चुनौतियां सामने नज़र आने लगती हैं। लेकिन क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है योग के जरिए कि जो हमारी वृद्धावस्था है वो कहीं ना कहीं ऊर्जावान बनी रहे और हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो बनी रहे, हम किसी पे निर्भर ना हो? तो क्या वो प्रिवेंटिव योगा आसन हो सकते हैं जो हमें कुछ वर्षों पहले ही शुरुआत जिनकी कर देनी चाहिए? बहुत सही आपका क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिकली लोग भूल जाते हैं कि हर एक को जो है वृद्ध होना है। तो अगर वो उसकी तैयारी शुरू से ही करें तो वो केवल आपकी बात ही सही होगी, संख्या ही रह जाएगा। वो वृद्धावस्था कुछ नहीं है, संख्या है वो। तो बेसिकली जो उसमें सबसे जो इफ़ेक्टिव मुझे लगता है दैट इज़ कपालभाति। कपालभाति जो है आप देख सकते हैं कैसे की जाती है। कपालभाति में क्या होता है कि ये आपको अगर आप नहीं करते हैं तो एकदम से शुरू नहीं करनी है, आप पहले कम कम से शुरू करिए। आप दिन में 5 बार, 10 बार, 15 बार करिए, मगर उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाइए। वीकली थोड़ा बढ़ाइए उसको। ये नहीं कि आप सीधे आप 100 पे और 200 पे पहुँच गए, आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। मगर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो लगभग जब 150 से ऊपर आप करना शुरू करते हो तो ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू करती है। और मैंने इवन इतना तक देखा है कि आप NIDDM छोड़िए, जो IDDM है, इंसुलिन डिपेंडेंट जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं, उनकी इंसुलिन की डोज कम हो गई इससे। मतलब एक माना नहीं जाता है कि इंसुलिन पे जो डिपेंड है उनकी इंसुलिन की डोज कम हो जाएगी, मगर इससे कम हुई है। और जब आप कपालभाति करते हो तो आपका ये पूरा जो इंसुलिन जो पेरिकार्डियल रीजन है इसमें संकोच होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो पैंक्रियाज है वो एक्टिव होता है, उससे इंसुलिन सिक्रीशन प्रॉपर होता है, आपके हार्ट में जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होता है, आपके लंग्स के सर्कुलेशन प्रॉपर होते हैं, लंग्स में ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन होना चाहिए, हवा का जो होना चाहिए, वहाँ से एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, वो प्रॉपर होता है। एक रिसर्च में पाया भी गया कि जब आप कपालभाति करते हैं तो आपका जो वेनस रिटर्न है वो प्रॉपर होता है। तो इसका बहुत बढ़िया इफेक्ट है। और मैं समझता हूँ कि जो कपालभाति है वो आपके जो नैनो पार्टिकल्स हैं उसको भी दूर करती है। मतलब ये ओल्ड एज में अल्जाइमर्स की समस्या को भी दूर करेगी जी। और साथ ही साथ आप कुछ और चीज़ें भी कर सकते हो, जैसे मोटिलिटी बनाए रखना, हल्का खाना खाना,
40 साल के बाद आपको प्रोटीन थोड़े कम करके रफेज बढ़ा देनी चाहिए, नमक कम खाना चाहिए, पोटेशियम से संबंधित जो आपके फलाहार हैं वो बढ़ा देने चाहिए, जैसे केला आप ज़्यादा खाएं या आपको जो है अंजीर ज़्यादा खानी चाहिए, इस तरह की चीज़ें आपको बढ़ानी चाहिए। ओल्ड एज में आप सीधे कपालभाति ना करें, ओल्ड एज में आपको अगर करना है तो थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर सकते हैं। ये आपको यंग एज से कपालभाति के अलावा क्या कुछ किया जा सकता है? इसके अलावा आप जलनेती जो है, जलनेती आप रोज़ कर सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं समझता हूँ, मैंने सुना था पर अभी मैं देखता हूँ कि होता ही नहीं होता, कि जलनेती जो है अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपको ओल्ड एज में कैटरेक्ट नहीं होगा। और मैं आपके सामने बैठा हूँ, 4 साल बाद मैं 60 का हो जाऊँगा, मुझे अभी तक आंखें ठीक हैं, कोई विजन की प्रॉब्लम नहीं है। तो बिल्कुल। तो चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर साहब, कि किस तरह से अपनी दिनचर्या हो और योग कितना महत्वपूर्ण है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और स्पेशली जो लोग अब 60 पार करने वाले हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इसको आप अलग अलग जगह अलग अलग रूपों में पढ़ चुके हैं। साइंस में आप इसको बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में जानते हैं, जो हमारा आयुर्वेद है और पुराने शास्त्र हैं उसमें आप इसको ब्रह्मचर्य के रूप में जानते हैं, और जो मॉडर्न इंग्लिश स्कूल है उसकी पोएम के रूप में आप जानते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। मतलब आपको जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि जो आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसमें एक हार्मोन पाया जाता है, दैट इज़ ACTH, जिसको कहते हैं एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। उसका लेवल रात के 12 बजे सबसे कम होता है आपके खून में। तो अगर आप उसके साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, मतलब उसके बाद आपको डीप स्लीप में होना चाहिए। तो अगर आपको रात के 12 बजे डीप स्लीप में होना है तो नेचुरल है कि आपको 10 साढ़े 10 बजे सो जाना चाहिए, तब आप 12 बजे डीप स्लीप में होंगे, और जल्दी सोएंगे तो आप जल्दी उठेंगे भी। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि जो अधिकतर लोग हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है वो केवल इतना करके देख ले, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जल्दी उठें और जल्दी उठ के थोड़ा सा पानी पिएँ, हल्का सा नॉर्मल पानी पी सकते हैं, हल्का गुनगुना पानी पिए, थोड़ा सा टहलें और फिर देखें उनका कितना बढ़िया पेट साफ होता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद मैडम। और हमारे साथ जो दोनों योग प्रशिक्षु भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनका भी दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, जैसा कि किसी ने कहा है कि उम्र जो होती है वो केवल एक संख्या ही होती है, और सही मायने में अगर कहा जाए तो एक संतुलित दिनचर्या अगर हम अपनाते हैं और योग को अपने जीवन में हर रोज़ प्रतिदिन शामिल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो वृद्धावस्था है उसको, इस चरण को बहुत ही अच्छी तरह से इसका आनंद ले सकते हैं। और जो बीमारियाँ हैं, जो कई तरह की जो चुनौतियाँ होती हैं वृद्धावस्था में, उनसे हम कहीं ना कहीं दूरी बना सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।